अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 11। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक फाइब्रोमाइल्जिया वर्सेस मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। क्योंकि ये जो दोनों डिजीजेस हैं इनके अंदर सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। इनको डिफ्रेंशिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पेशेंट क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा वो पेन की कंप्लेन के साथ ही आएगा। इसलिए हमें इन दोनों डिजीजेस के अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए ताकि हम अपना डायग्नोज जो है ना वो करेक्ट कर सकें। तो बेसिकली फाइब्रोमाइल्जिया एंड मायोफेशियल पेन सिंड्रोम को आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया हम कहते हैं दोनों ही जो डिजीजेज है ना ये क्रोनिक है। ठीक है, ये क्रोनिक, ठीक है, फाइब्रोमाइल्जिया में क्रोनिक वाइड स्प्रेड पेन होगी और जो मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है ना इसके अंदर ये भी क्रोनिक डिजीज है, इसके अंदर क्रोनिक रीजनल पेन होगी। ठीक है, वाइड स्प्रेड का मतलब ये है कि ये मल्टीपल रीजन्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करेगी। ज्यादातर ये अफेक्ट करती है अपर और लोअर रीजन को अफेक्ट करती है। और इसके अंदर जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आ जाता है ना ये एक्सियल स्केलेटन को भी इन्वॉल्व करती है। ठीक है, इसके अंदर एक्सियल स्केलेटन भी जो है ना उसको भी ये डिजीज अफेक्ट करती है। तो इसके अंदर जो पेशेंट है ना वो हिस्ट्री देगा अपनी ग्रेटर देन 3 मंथ्स पेन की उसकी हिस्ट्री होगी। ठीक है, वो बताएगा कि मुझे 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है कि ये पेन जो है ना मुझे मुसलसल हो रही है। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा अगर एक्सियल स्केलेटन भी इन्वॉल्व होगा और ये वाइड स्प्रेड पेन होगी। मतलब कि इसके अंदर डिफ्रेंशिएट इस तरह हम कर सकते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर कि इसके अंदर टेंडर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, टेंडर पॉइंट्स का ये मतलब होता है कि पेशेंट जो है ना वो खुद हाथ लगा के स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लोकेट करेगा। ठीक है, और बताएगा कि मुझे इन इन पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा पेन है और जो पेन है ना वो भी मुझे 3 महीने का से ज्यादा का टाइम हो गया है कि ये पेन जो है ना मुझे मुसलसल हो रही है। ठीक है, जब खुद हाथ लगा के बताएगा ना तो उनको उन पॉइंट्स को हम कहते हैं टेंडर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये फाइब्रोमाइल्जिया है। और मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर क्रोनिक रीजनल पेन होती है। ठीक है, इसके अंदर टेंडर पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट जो है ना उसको पेन तो होगी मल्टीपल रीजन्स पे। ठीक है, और लेकिन वो ना लोकेट नहीं कर सकेगा, वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हाथ लगा के आपको नहीं बताएगा कि मुझे इन इन पॉइंट्स पे पेन है। ठीक है, वो सिर्फ फाइब्रोमाइल्जिया में बताएगा। तो ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। इसमें क्या बनते हैं, इसमें ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने नहीं भूलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकली भी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है इन दोनों डिजीजेस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर डर्माटोम्स अफेक्ट नहीं होते। ठीक है, डर्माटोम्स अफेक्ट नहीं होते तो इसका क्या मतलब है, फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर डर्माटोम्स अफेक्ट नहीं होते तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर रेफर्ड पैटर्न्स भी नहीं होंगे पेन के। ठीक है, पेन जो है ना वो अदर रीजन्स में रेफर्ड होके नहीं जाएगी। तो रेफर्ड पैटर्न्स ऑफ पेन नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जो मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है ना, ठीक है, जिसके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बन रहे हैं, ये चूंकि ये जो डिजीज होती है ना ये अफेक्ट करती है डर्माटोम्स को, तो इसलिए इसके अंदर रेफर्ड पैटर्न्स होंगे पेन के। ठीक है, इसके अंदर टाइट बैंड्स ऑफ मसल नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, नो टाइट बैंड ऑफ मसल। ठीक है, क्योंकि मायोफेशियल पेन सिंड्रोम नाम से ही जाहिर है फेशिया। ठीक है, ये मतलब कि ये जो ट्रिगर पॉइंट्स इसके अंदर बन रहे होते हैं ना वो मसल्स में बन रहे होते हैं। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट्स मसल्स में बन रहे होते हैं, इसके अंदर रेफर्ड पैटर्न्स पेन होते हैं और इसके अंदर क्या बन रहा होता है बेसिकली टाइट
बैंड ऑफ मसल। ठीक है, इसमें टाइट बैंड ऑफ मसल नहीं होगा, लेकिन जब हम पल्पेट करेंगे मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर तो उसमें हमें टाइट बैंड ऑफ मसल पल्पेट होगा। ठीक है, इसमें फाइब्रोमाइल्जिया में पेशेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है फटीग की, कि वो बहुत ज्यादा थक जाता है, लेकिन मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर फटीग की कंप्लेन नहीं होगी, नो फटीग। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फाइब्रोमाइल्जिया जो डिजीज है ये एग्रीवेट हो सकती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्रीवेट कर सकते हैं फाइब्रोमाइल्जिया को। ठीक है, इसकी ये कॉजेज नहीं है, ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फाइब्रोमाइल्जिया सेवेरिटी की तरफ प्रोग्रेस कर सकती है। तो बेसिकली कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहला फैक्टर आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, एनवायरनमेंट में कौन सा ऐसा फैक्टर आ जाता है? फॉर एग्जांपल अगर वेदर चेंजेस हो रहे हैं, कोल्ड है उसकी वजह से ज्यादा पेन होने लग पड़ी है, ठीक है, तो वेदर चेंजेस जो होती है ना वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाती हैं। उसके अलावा आ जाते हैं इमोशनल स्ट्रेसेस आ जाते हैं। ठीक है, ये सेकंड फैक्टर आ जाता है। और उसके अलावा आ जाते हैं फिजिकल स्ट्रेसेस। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेसेस में आ जाती हैं ऐसे स्ट्रेसेस जो कि रेपिटेटिव एक्टिविटीज की वजह से हों। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है ना उसका जो ऑक्यूपेशन है ना वो ही रेपिटेटिव एक्टिविटीज से रिलेटेड है और उसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ सिटिंग है या फिर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ उसकी स्टैंडिंग है विदाउट रेस्ट इंटरवल्स, तो ऐसी एक्टिविटीज जो होती है ना वो फिजिकल स्ट्रेसेस काज कर रही होती हैं। तो ये इसका थर्ड फैक्टर आ जाता है। इन्वायरमेंटल, इमोशनल स्ट्रेसेस एंड फिजिकल स्ट्रेसेस आ जाते हैं। तो ये इसके फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से फाइब्रोमाइल्जिया एग्रेवेट हो सकती है। ठीक है, देन आ जाती है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। अब इसकी क्या क्या काजेज होती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से मायोफेशियल पेन सिंड्रोम हो रहा होता है। तो सबसे पहले आ जाता है कोई भी क्रोनिक ओवरलोड हो। ठीक है, क्रोनिक ओवरलोड में यही आ जाती हैं, मतलब कि रेपिटेटिव एक्टिविटीज आ जाती हैं। ठीक है, या फिर एक्यूट ओवरलोड हो, मतलब कि एकदम ही सडन कोई भी ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से जो लोड आ रहा है, उसकी वजह से जो एक्यूट इंजरी हो रही है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? मायोफेशियल पेन सिंड्रोम हो सकता है। उसके अलावा आ जाता है कि अगर तो जो पेशेंट है ना वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है उसका, उसके जो मसल्स है ना वो बहुत ज्यादा वीक है, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? मायोफेशियल पेन सिंड्रोम हो सकता है। उसके अलावा आ जाते हैं फिजिकल स्ट्रेसेस की वजह से हो सकता है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेसेस में भी यही स्ट्रेसेस आ जाते हैं, रेपिटेटिव एक्टिविटीज आ जाती हैं। और उसके अलावा कोई भी जब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग और विदाउट एडिकेट रेस्ट इंटरवल्स हो तो उसकी वजह से भी ये मायोफेशियल पेन सिंड्रोम हो सकता है। देन आ जाती है कि अगर तो जो बॉडी की मैकेनिक्स है ना वो ही फॉल्टी मैकेनिक्स है। ठीक है, फॉल्टी पुअर मैकेनिक्स की वजह से भी मायोफेशियल पेन सिंड्रोम हो सकता है। उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं कि जो पेशेंट है ना वो ही गलत पोस्चर्स के अंदर लिफ्टिंग कर रहा है वेट की, अदर वेट रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहा है और उसके अंदर पोस्चर जो है ना वो उसका रॉन्ग पोस्चर है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? मायोफेशियल पेन सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों की मैनेजमेंट को। ठीक है, फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर हम एक्सरसाइजेस करवाएंगे। और कौन सी एक्सरसाइजेस करवाएंगे? मोस्टली हम इसके अंदर एरोबिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर। उसके अलावा हम पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर हम सबसे पहले उसकी क्या करवाएंगे? उसको कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करेंगे।
ठीक है, उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे, और जो भी फिजिशियन ने उसको प्रिस्क्राइब की होंगी मेडिकेशंस, ठीक है, उनको हम फॉलो करवाएंगे। स्ट्रेस फैक्टर से उसको अवॉइड करवाएंगे, स्ट्रेस फैक्टर कोई भी, ठीक है, वो हमने मिनिमाइज करने हैं। और इसके अंदर हम डाइट मॉडिफाई भी करेंगे उसकी, ठीक है, उसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस करेंगे। ठीक है, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ओवरलोडिंग की वजह से ही हो रहा है ज्यादातर, तो करेक्ट हम उसकी करेंगे क्रोनिक ओवरलोड। ठीक है, अगर तो उसको ऑक्यूपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग है उसकी ऑक्यूपेशन में, मतलब कि उसने ज्यादा देर बैठ के काम करना है, तो उसको फिर हम अर्गोनॉमिकली मॉडिफाई करेंगे, उसकी जो इन्वायरमेंट है उसका वर्क रिलेटेड जो भी, ठीक है, तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे। करेक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोनिक ओवरलोड, तो उसके अंदर यही चीजें आ जाती हैं कि हमने उसके जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड उसका वर्क है उसके अंदर जो जो उसको इक्विपमेंट्स रिक्वायर हैं उनको हम मॉडिफाई कर देंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे ट्रिगर पॉइंट्स को। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए ट्रिगर पॉइंट्स को हम कौन कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आ जाती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक जो है ना उसको हमने अप्लाई करना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक को मैंने स्ट्रेचिंग वाले चैप्टर में अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली इसके अंदर हम करवाते क्या है, ये होती क्या है। तो ये मैंने अपनी PNF टेक्निक्स वाली वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप जाके मेरी पहले सबसे वो वाली वीडियो देखें, देन आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी इस टेक्निक की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक को फॉलो करेंगे। देन हम कुछ स्प्रे होती हैं जो पेन रिलीफ करती हैं उनको हम यूज करेंगे। हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे इसके अंदर ताकि मसल रिलैक्सेशन हो सके। उसके अलावा हम मोडेलिटीज यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ड्राई नीडलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करना है, उसको एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक को अप्लाई करेंगे। हम स्प्रे भी करवा सकते हैं एंड स्ट्रेचिंग करवाएंगे ताकि मसल की रिलैक्सेशन हो। मोडेलिटीज को हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि पेशेंट की पेन रिलीफ हो। ठीक है, मोडेलिटीज के अंदर आ जाती है क्रायोथेरेपी हम करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत ज्यादा मोडेलिटीज होती हैं जिनको हम अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ड्राई नीडलिंग भी हम करवा सकते हैं मायोफेशियल पेन सिंड्रोम की पेन को रिलीव करने के लिए। इन दोनों के अंदर हमने इनके डिफरेंसेस को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं तो ये भी पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो बेसिकली अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी सिमिलैरिटीज को। ठीक है, तो दोनों जो डिजीजेज है ना इनके अंदर क्या हो रही होगी, पेन हो रही होगी। तो पेन होगी कहाँ पे, मसल्स में होगी। ठीक है, पेन कहाँ होगी, मसल्स में होगी। और दोनों डिजीजेस क्योंकि क्रोनिक पेन रिलेटेड है तो इसलिए इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी आ गई कि इनके अंदर पेन होगी मसल्स में। ठीक है, फर्स्ट आ गई सिमिलैरिटी। देन सेकंड आ जाती है सिमिलैरिटी कि इनके अंदर चूंकि पेन है तो पेन की वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है ना उसको ज्यादातर पेन एक्टिविटी रिलेटेड ही होती है। जब वो एक्टिविटी करता है तो उसको बहुत ज्यादा पेन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर डिक्रीज हो चुकी होगी रेंज ऑफ मोशन। पेशेंट जो है ना वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा क्योंकि उसको पेन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या करेगा कि वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि उसकी रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाएगी। देन आ जाती है थर्ड इसकी सिमिलैरिटी। उसके अंदर आ जाता है कि बेसिकली दोनों जो है ना इनकी जो कॉजेज है उसके अंदर पोस्चरल स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, गलत पोस्चर्स के अंदर रेपिटेटिव एक्टिविटीज इनकी कॉजेज हैं कि विदाउट एनी रेस्ट
जो बार बार लगातार एक्टिविटीज को परफॉर्म करते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि पोस्चरल स्ट्रेसेस आ रही होती हैं। ये ज्यादातर पेशेंट के वर्क रिलेटेड ही होती हैं उसके। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे और कुछ इसकी इन दोनों डिजीजेस की सिमिलैरिटीज थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में मस्ट पूछते हैं आपसे, तो आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर इनके अंदर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।